प्रोफेसर राजीव गुप्ता सर, मैं आपके पास आता हूं। सर, जो ये परिस्थितियां जो मैं बात सैनी साहब से पूछ रहा था कि जो ये गुटबाजी वाली परिस्थितियां हैं, वो अब भारतीय जनता पार्टी के लिए क्या हालात वहां पर खड़े कर रही हैं? भाई, कांग्रेस ने अपना सुलझा लिया है और भाजपा में ये चीजें बढ़ती जा रही हैं। इसी को लेकर के पहले कांग्रेस पर भाजपा हमले करती थी कि भाई गुटबाजी है, सचिन पायलट, अशोक गहलोत, फलाना ढिमका, तो वो उसी में लड़ लेते थे, चुनाव भाई भाजपा के फेवर में आ जाता था। पर अब जो स्थितियां हैं, वो वही गुटबाजी भारतीय जनता पार्टी के सामने खड़ी हो गई है। सर, तो ये क्या हालात खड़े कर रहे हैं, सियासी हालात जो राजस्थान में? जी। भारतीय राजनीति का एक चेहरा अब हमारे सामने आने लगा है। 2014 में भाजपा अथॉरिटेरियन पॉपुलिज्म के स्लोगन के साथ आगे बढ़ी और उन्होंने ये बताने की कोशिश की कि हमारा जो एक छत्र शासन होगा, जो हमारे राजनेता हैं वो भारत को न केवल विश्व गुरु बना देंगे बल्कि आर्थिक विकास की उन ऊंचाइयों पर ले जाएंगे जहां भारत विकसित देश की श्रेणी में आ जाएगा। ये एक लंबे समय तक लोगों के सामने चला और जो अथॉरिटेरियन लीडरशिप थी, अमित शाह, नरेंद्र मोदी, इन दोनों की मोर और लेस, ये इस बात को पूरे देश के अंदर एक आक्रामक जो मीडिया था उसके माध्यम से फैलाते रहे और लोगों ने उन आश्वासनों के ऊपर विश्वास करना भी शुरू कर दिया कि हाँ, ऐसा हो सकता है। लेकिन अथॉरिटेरियन पॉपुलिज्म जिसके अंदर फासिज्म पनपता है, वो धीरे धीरे अब आम जनता के सामने उभर करके आने लगा और उसके कारण बीजेपी का जो एक अपना पॉलिटिकल इमेज है, वह पॉलिटिकल इमेज जितनी तेजी से बढ़ी थी उतना ही शार्प डिक्लाइन अब बीजेपी के उस लोकप्रियता के दौर में है। अगर आप राजस्थान के अंदर भाजपा के नेताओं के भाषण सुने तो उन भाषणों की जो शैली और उनके अपने बोलने का जो तरीका है उसमें हताशा नजर आने लगी है। उसमें एक आक्रामकता है, एक गुस्सा है जो उनकी असफलता को दर्शा रहा है कि वे असफल हो रहे हैं और उस असफलता को खत्म करने का कोई रास्ता उनको नजर नहीं आ रहा। कॉरपोरेट के अंदर एक नया डेवलपमेंट हुआ था। हम जब पहले पढ़ा करते थे ओम सैनी जी के साथ और स्वामी जी के साथ, ये हमारे मील साहब तो बाद में आए, हमको कहा जाता था कि बड़ी मछली छोटी मछली को खा जाती है, लेकिन कॉरपोरेट में मोटी मछली कम मोटी मछली को खाने की कोशिश करती है ताकि उसका अपना एकाधिकार स्थापित हो सके। अभी अखिल जी कह रहे थे ना, तो वो जो सबसे मोटी मछली है ना भाजपा के अंदर, वो कम मोटी मछलियों को खाने की कोशिश कर रही है और वो केवल केंद्र में नहीं, राज्यों के अंदर भी यह पूरी प्रक्रिया चल गई है। इसलिए कभी लाल किताब की चर्चा होती है, अरे भाई पूरी हिम्मत है तो लाल किताब को सामने लेकर के आइए ना। वो लाल किताब चिल्लाते तो रहते हैं, लेकिन वो जिस लाल किताब को एक बड़ा प्रतीक माना जाता था क्रांति का और रिवॉल्यूशन का, वो लाल किताब हमारे सामने तो वही है, इसमें तो कहीं कुछ निकल करके आ नहीं रहा है। दूसरा ये है कि भाजपा का जो राजस्थान का नेतृत्व है वह कहीं ना कहीं वसुंधरा राजे को स्वीकार करने के लिए तैयार नहीं है, दो कारणों से। एक तो भाजपा पुरुष सत्तात्मकता और जातीयता के दायरे से बाहर नहीं आ रही, और दूसरा ये है कि भाजपा को ये पता नहीं है कि अशोक गहलोत के द्वारा लिए जाने वाले जो अधिकार केंद्रित निर्णय हैं, वो फिर चाहे राइट टू हेल्थ हो, फिर वो चाहे आपका विभिन्न प्रकार की जो रिलैक्सेशंस हों, उन रिलैक्सेशंस का इनके पास जवाब नहीं है। ये केवल एक ही चीज चिल्ला सकते हैं कि इतना पैसा कहाँ से आएगा, खजाना खाली हो रहा है, लेकिन उसका कोई असर इस जनता पर हो नहीं रहा, क्योंकि उनको वो सुविधाएं मिल रही हैं। एक तरफ वो लोग कह रहे थे कि 2045 का भारत क्या होगा, अब 2045 के भारत पर लोगों ने विश्वास नहीं किया, उस पर तो जाने दीजिए।
देश की आम जनता ने इस बात पर भी विश्वास नहीं किया कि जब मैं अगली बार लाल किले से झंडा फहराऊंगा तो मैं आपके सामने इन चीज़ों को प्रस्तुत करूंगा। लेकिन एक चीज़ जो मुझे नज़र आई, और वो नज़र आ रही है ये कि राजस्थान के अंदर मिशन 2030 में क्या हो सकता है, इसे आम जनता एक लेवल तक एक्सेप्ट कर रही है। मैं तो अपनी कॉलोनी में यहाँ तो भाजपा के और आरएसएस के लोगों का बड़ा दबदबा है, लेकिन वो भी कहते हैं कि यार 2030 में ये किया तो जा सकता है, ये संभावनाएं हैं। लेकिन जब ये पूछा जाए कि भाई क्या अगली बार झंडा फहराया जाएगा या 2045 का भारत क्या होगा, तो एक मुस्कान है जिसमें कहीं कोई आशंका भी नजर आती है। ये जो एक पार्ट राजस्थान के अंदर उभरा है, और राजस्थान के अंदर जो आने वाला चुनाव है उसमें एक चीज और भी कही जा रही है कि ये चुनाव केवल कांग्रेस नहीं लड़ेगी। हो सकता है कि कांग्रेस इंडिया के रूप में जो उनका अलायंस है, उस अलायंस के साथ में वो चुनाव लड़े। और ये बात सही है कि राजस्थान की कांग्रेस में और देश की कांग्रेस में जिन नेताओं के बीच में कहीं कोई एक उनकी अपनी रिलायबिलिटी का और उनकी अपनी आइडेंटिटी का जो संकट था वो खत्म होता हुआ नजर आ रहा है, और एक एक्सेप्टेबिलिटी आम जनता के विभिन्न तबकों के बीच में आ रही है। और इसलिए मुझे लगता है, आपने तो पता नहीं कि जिस मुद्दे को लेकर के आप बात कर रहे हैं उस मुद्दे का क्या स्वरूप आएगा, लेकिन मुझे लगता है कि कांग्रेस की या कांग्रेस के अलायंस इंडिया की राजस्थान के अंदर वापसी लगभग उसी रूप में होगी जिस रूप में कि ये हिमाचल प्रदेश के अंदर और कर्नाटक के अंदर आई। प्रोफेसर राजीव, मैं आपके सर, जो अशोक गहलोत हैं वो केवल इतनी चीजें नहीं, बहुत आक्रामक रूप से वो हमले कर रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी जो आज दुनिया में सबसे बड़ी पार्टी होने का दावा करती है, उसके लिए उन्होंने सीधे सीधे ये बात कही कि भाई भाजपा में कोई ऐसा नेता नहीं राजस्थान में बचा रह गया है जिसको लेकर के हम सवाल पूछें, जिस पर हम हमले कर पाए। कि सर, भारतीय जनता पार्टी जो दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी, उसकी ऐसी स्थिति वाकई राजस्थान में हो गई कि उसके पास कोई नेता नहीं बचा है, कोई चेहरा नहीं बचा है जिससे विपक्ष सवाल पूछ पाए, जिसको विपक्ष टारगेट कर पाए कि भाई भाजपा को अगर टारगेट करना हो तो किस नेता का नाम लिया जाए। जब सीधे सीधे भाई राजस्थान भाजपा जो है या भाजपा के जो तमाम नेता हैं, बड़े से बड़े, खुद प्रधानमंत्री, वो अशोक गहलोत को टारगेट करते हैं राजस्थान में जाकर के, और अशोक गहलोत के पास कुछ बचा ही नहीं है टारगेट वहां पर भाजपा बीजेपी के अंदर। मैंने अथॉरिटेरियन पॉपुलिज्म का उल्लेख किया था जी। भाजपा का ये पूरा का पूरा ढांचा इसी तरह का ढांचा है, जहां पर कुछ लोग हैं जो सर्वोच्च पदों पर बैठे हुए हैं, उनका शासन है, वो निर्देश देते हैं। एक चीज और, जब कार्यकर्ता अंधभक्ति का शिकार हो जाएं, फॉर्चुनेट है कि कांग्रेस के अंदर ऐसा नहीं हुआ, फॉर्चुनेट है लेफ्ट पार्टीज में ऐसा नहीं हुआ, वहां पर आलोचना के स्वर हमको देखने को मिलते हैं, भाजपा में नहीं है। और इसलिए आपने देखा होगा भाजपा के प्रत्येक चुनाव में शुरुआती दौर से 2014 और 2014 से पहले भी जब गुजरात के चुनाव हुए थे, तो गुजरात के चुनावों में अगर सफलता है तो मोदी की है और असफलता है तो कार्यकर्ताओं की है। असफलता का कोई भी एस्पेक्ट मोदी के ऊपर इन्होंने जाने नहीं दिया, अमित शाह के ऊपर जाने नहीं दिया, और इसलिए धीरे धीरे उन्होंने एक ऐसा आभा मंडल क्रिएट कर दिया जिसमें अमित शाह और नरेंद्र मोदी सफलता के सबसे श्रेष्ठतम प्रतीक बन गए। लेकिन वो प्रतीक टूटे जब उनको लगा कि ये हिमाचल में अचानक क्या हुआ कि हम हार गए। कर्नाटक के अंदर क्या हुआ, कर्नाटक में अमित शाह और नरेंद्र मोदी के सामने 40% का जो विज्ञापन था वह 40% का विज्ञापन भारी पड़ गया। और रामप्रकाश, आप अगर देखें मध्य प्रदेश के अंदर 50% का विज्ञापन भारी पड़ रहा है, उसका जवाब नहीं आ रहा। जब कभी भी ये लोग भाषण देते हैं तो उस भाषण के अंदर ये इतने अस्थिर किस्म के हो जाते हैं कि पता नहीं लगता कि ये जनता को मैसेज क्या देना चाहते हैं, और उसको लेकर के जनता के बीच में ये अपनी जग हसाई भी करवाने लगे हैं, जो जग हसाई पहले नहीं होती थी। विदेश के अंदर जब इन्होंने मोदी मोदी के नारे लगवाने शुरू किए तो वो ये भूल गए कि वो नारे लगवाने के पीछे कौन सी ताकतें काम कर रही हैं। लेकिन भलाओ इस सोशल मीडिया का कि उसने हम सबके सामने ये जागृत कर दिया कि ये मोदी मोदी के नारे लगवाने वाले हैं कौन। तो ऐसा लगा कि जो विश्व की सबसे ज़्यादा लोकप्रिय और सबसे बड़ी पार्टी होने का दावा करती है वो असल में बहुत छोटी पार्टी है, क्योंकि उसने अपने सारे के सारे कार्यकर्ताओं को महज
अंधभक्त के रूप में स्थापित कर दिया है। आप मिस्ड कॉल दे करके तो किसी को भी अपने साथ जोड़ सकते हैं, लेकिन सवाल ये है कि क्या ये लोग आपके सामने आए हैं। एक दूसरी बात और, आपने जितने कार्यालय बनाए, आपने जितने भी काम किए, उन सबके पीछे भ्रष्टाचार सामने आने लगा। सीएजी की रिपोर्ट पर अब आप कोई प्रतिक्रिया नहीं करते हैं कि भाई इस तरह की चीजें आने लगी। रफाल के ऊपर आप कोई प्रतिक्रिया नहीं करते। जो पड़ोसी देशों के साथ संबंध है, उन पड़ोसी देशों के साथ संबंध में क्या चीज उभर करके आ रही है, उस पर आप कोई प्रतिक्रिया नहीं करते। आप ऐसा लगने लगा है सबको, यानी जनता के एक बहुत बड़े हिस्से को, कि अब हमारे सामने वास्तव में झूठ परोसा जा रहा है। पहले उनको लगता था कि नहीं, झूठ नहीं है, इसके पीछे कहीं ना कहीं कोई यथार्थ है, लेकिन अब उनको लगता है कि झूठ परोसा जा रहा है। एक झूठ ये भी है कि भाजपा इस विश्व की सबसे बड़ी पार्टी है। हाँ, इतना जरूर है कि कॉरपोरेट घरानों से इन्होंने चंदा लेकर के अपने आप को विश्व की शायद सर्वाधिक धनी पार्टी बना लिया हो, लेकिन अब वो धनी पार्टी ना, क्या सवाल है भाई। एक मैं आपके सामने और कंसेप्चुअल सवाल छोड़ रहा हूँ। मोदी, ये ओम सैनी जी हैं, संदीप हैं और डॉक्टर अंकित हैं। समाज, राज्य और बाजार, इन तीनों के बीच की अब टकराहट है। राज्य को समाज स्वीकार नहीं कर रहा, समाज को राज्य स्वीकार नहीं कर रहा। बाजार को लगता है कि समाज के बीच में उसकी पैठ कम होती चली जा रही है और वो उसके लिए राज्य को कहीं ना कहीं दोषी ठहराने लगा है। और बाजार में कॉरपोरेट को ये लग रहा है कि कॉरपोरेट के कुछ ही ऐसे तबके हैं जो बहुत मोटी मछली बनाए जा रहे हैं, और उन मोटी मछलियों के साथ जो इनकम और वेल्थ की इनइक्वलिटी है वो इतनी ज़्यादा व्यापक हो गई है कि अब आम जनता उससे परेशान होने लगी है। वो चाहे बेकारी के माध्यम से हो, चाहे महंगाई के माध्यम से हो, चाहे सांप्रदायिक जो तनाव है उसके माध्यम से हो, या फिर विकास की रणनीति की जो पोल खुल रही है उनके माध्यमों से हो। अब तो ऐसा होने लगा कि नेशनल हाईवे बारिश में बह जाएं और आपके पास कोई जवाब नहीं है। 1 किलोमीटर की सड़क पता नहीं कितने करोड़ में बनने लग जाए, आपके पास जवाब नहीं है। तो ऐसा लगने लगा है कि भ्रष्टाचार की जो बात ये कह करके कांग्रेस को हराने में तुले हुए थे 2014 से पहले, अब वही एक दानव के रूप में इनके सामने उभर करके आया है। अब इनके पास कोई जवाब नहीं है और इसलिए मुझे लगता है कि चुनाव में इनकी जो स्थितियां हैं वो खराब होने वाले हैं। एक आखिरी बात मैं और कहूंगा, बात जरूर सही कही थी प्रोफेसर अकेल ने कि इंडिया का जो अलायंस है वो अलायंस क्या करेगा, लेकिन सर अगर थोड़े बहुत लेवल पर भी इंडिया का टेक्निकल मूव विभिन्न राज्यों में हो गया, जहां इनको लगेगा कि इस जगह पर ये पार्टी का कार्यकर्ता या इस पार्टी का प्रतिनिधि बहुत मजबूत है और वो इंडिया अलायंस का हिस्सा है, और अगर उसके साथ में किसी प्रकार का कोई टेक्निकल समझौता हुआ तो इसका प्रभाव जो विधानसभाओं का है वह लोकसभा के ऊपर भी पड़ेगा, और लोकसभा के अंदर फिर बीजेपी के लिए एक बहुत महत्वपूर्ण और सार्थक चुनौती ये इंडिया अलायंस दे पाएगा।